हेलो एवरीवन। आज हम जो है वो कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जर्नल जो भी हमारे मेन कंसेप्ट रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। काफ़ी जो है ये मैराथन लंबी क्लास होने वाली है एंड आपने जो है वो इसी तरह से बने रहना है। ठीक है क्लास में, एंड स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सो फर्स्ट आता है आपका कि इकोनॉमिक्स है क्या। पहले तो हम ये समझे कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम डिफाइनिंग की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है इज़ दैट साइंस विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। किससे रिलेटेड है ये? ह्यूमन बिहेवियर इन विच वी स्टडी अबाउट वी स्टडी अबाउट scarce resources and unlimited human wants. In which we study about scarce resources and human wants, and resources have alternative uses, and resources have अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो ये आपकी डिफाइनिंग है, डेफिनेशन। इससे हमें जो है वो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। द फर्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकेंड इज स्केयर रिसोर्सेज, एंड द थर्ड इज resources have alternative uses। तो मतलब हमारे जो है वो रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन जो है वो लिमिटेड हैं, हमारी इच्छाएं जो है वो ज़्यादा हैं, और उन संसाधनों के जो यूज़ हैं वो कैसे हैं, अल्टरनेटिव। ठीक है, डिफरेंट यूजेस हैं। तो ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स में मतलब हमारे डेफिनेशन से ये निकलता है। अब इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये टू वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज के जो है वो टू वर्ड से लिया है, जिसको कॉज एंड नेम। कॉज का मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नेमिंग का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये स्टार्टिंगली जो है वो स्टार्टिंग में द ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स ये कहाँ से हुआ था? इट फ्रॉम हाउस होल्ड मैनेजमेंट से हुआ है ये। ठीक है, तो ये घर से ही हमारे जो स्टार्ट हो जाती है। घर में ही हम देखें तो हम रिसोर्सेज का जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो राशन है तो हम उस राशन को जो है वो एक मंथ के लिए कंप्लीट करना होता है, तो हम उसको जो है वो किस तरह से पूरा मंथ चलाना है। तो ये हमें इकोनॉमिक्स ही है हमारी कि हम किस तरह से उनका रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारे जो राशन है वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारी वांट्स हैं, आज ये भी बना लें वो भी बना लें, तो अनलिमिटेड है। एंड रिसोर्सेज के यूज़ भी अल्टरनेटिव है कि उससे भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा क्लास को लंबा ना करते हुए मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आता आपका चॉइस एंड स्केर्सिटी। चॉइस, चॉइस कब अराइज होती है आपका, और स्केर्सिटी। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये कब अराइज होती है? व्हेन रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर स्केर्स। मैं बोल रहा हूँ साथ में, कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ समझ लेना कि हमारे संसाधन जो है वो कम है। और दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड अल्टरनेटिव, कि रिसोर्सेज के जो है वो उनके यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव उनके यूजेस हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो इसमें आपका आता है कि रिसोर्सेज आर जो है वो स्केर्स हैं और उनके जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव है। तो ये तो हो गया चॉइस। सेकंड आता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की बात करें तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज़ लेस देन व्हाट यू विश टू हैव।
मतलब कि आपके पास कितना होना चाहिए और कितना आपके पास है। तो इन अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि स्केर्सिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, मतलब कि सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड जो है वो ज़्यादा है। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड आपकी ज़्यादा है बट सप्लाई उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, दैट इज़ द स्केर्सिटी। ठीक है, तो स्केर्सिटी के कारण ही चॉइसेस आती हैं, चॉइसेस के कारण आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग जो है रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा देख लेते हैं माइक्रो, ये आपको पता ही होगा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो है वो आपका इंडिविजुअल जो है वो पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ये इंडिविजुअल को लेके चलता है। एंड ये दिस इज़ द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। ठीक है, वन पर्सन की हम डिमांड के बारे में बात करें, सप्लाई के बारे में वन फर्म की, तो ये आपका माइक्रो में। और मैक्रो में जब हम ऑल फर्म्स एंड ऑल कंज्यूमर्स, तो ये आ जाएगा आपका मैक्रो से। नेक्स्ट इज, ये तो हो गया माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में हम बताते हैं कि व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी। नॉर्मेटिव में व्हाट बट आउट टू बी। ठीक है, आउट टू बी। तो मतलब यहाँ पर क्या है और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी मैं बताऊं, जैसे आप बात करूं कि द पॉवर्टी इन इंडिया इज़ 21 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ द पॉजिटिव, एंड इट शुड बी रिड्यूस्ड या इट शुड बी 10%, 5%, 11%, दैट इज़ द नॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये आता है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। नेक्स्ट इज आपका, फिर हम इकोनॉमी की बात करें, व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो हमने देखा, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करेंगे। इकोनॉमी इज दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइज। ठीक है, या इट इज़ ए सिस्टम बाई विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। तो पर्टिकुलर एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फर्स्ट इज रिलेटेड विद, अब इसमें ये भी देखें कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों आती हैं। तो कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा ये है, कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखें तो फर्स्ट हमारा यही आता है कि अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज।
एंड द थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो तीसरा ये आता है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमने बात की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फिर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका आता है कि क्या गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स होनी चाहिए या आपका प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू द रिच पीपल या अकॉर्डिंग टू द, फर्स्ट है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें आपका आता है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर और कैपिटल में भी आपका जो है वो ये कौन सी गुड्स होनी चाहिए, वॉर टाइम गुड्स होनी चाहिए, पीस टाइम गुड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें हमारा डिसीजन रहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आपका आता है टेक्नोलॉजी, मतलब कि कैसे प्रोडक्शन करना है। तो गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहती है, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में हमारी आती है फर्स्ट इज दैट लेबर इंटेंसिव, और दूसरी आती है कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है वो लेबर का यूज़ होगा, मोर देन 50% जो है वो लेबर का यूज़ होगा, और यहाँ पर कैपिटल का। सो दीज आर द टू टेक्नोलॉजीज बाय विच वी कैन प्रोड्यूस। एंड द नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड इज होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो है वो आपका रहता है कि प्रोडक्शन जो है वो किसके लिए करना है, फॉर द रिच पीपल और फॉर द पुअर पीपल, ठीक है। देयर आर टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वन इज रिच एंड द अनदर वन इज पुअर। So the production should be according to the rich people or should be according to the poor people. This is the problem. So whom to produce, किसके लिए जो है वो प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर हम जनरली देखें तो अकॉर्डिंग टू जो पुअर पीपल करेंगे तो ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट कम होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, गवर्नमेंट जो है उनका एक्सपेंडिचर वगैरह जो कम होगा। अगर रिच पीपल के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन प्रॉफिट वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो वो बट क्या होना चाहिए आपका, एक तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या होता है, मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू बोथ रिच पीपल एंड पुअर पीपल एंड मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम जो है वो इकॉनमी की वो मतलब सॉल्व हो और जीडीपी ग्रोथ भी हो, ठीक है। तो जनरली हमारा ये आता है कि होम टू प्रोड्यूस जो है वो इससे रिलेटेड है। द नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन की हम बात करेंगे। तो सोल्यूशन हमारा पहले तो तीन तरह की इकोनॉमीज आती हैं। फर्स्ट इज द मार्केट इकोनॉमी, सेकंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स्ड, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी जो है वो आपका मार्केट इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी, and maximum decisions are taken by the free market forces, demand and supply. And the what to produce, how to produce and for whom to produce, all the decisions are taken by the free market forces, which are the demand and supply, ठीक है। second one is centrally planned economy. This economy is also known as government economy and maximum decisions are taken by the government, ठीक है। like आपका what to produce, for whom to produce and how to produce, all these decisions are taken by the government, ठीक है। तो ये रहता है इसमें, क्लियर। सो नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मीन्स हियर द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ आर सेक्टर्स गो साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड द डिसीजंस आर टेकन बाय द बोथ। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट मतलब कि इंडिविजुअल भी होगा एंड
प्लस आपका गवर्नमेंट के थ्रू भी डिसीजन मेकिंग जो है वो रहती हैं. सो द प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय द बोथ द सेक्टर या फिर बोथ बाय द मार्केट एंड बाय द सेंट्रली प्लान, मतलब कि गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट दोनों ही जो है वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, क्लियर. सो द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है हमें? इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है ये. इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, combination of two goods which can be produced with the help of given resources, with the help of two assumption, मतलब with the help of first is given resources and resources are with the help of, यहाँ पर हम लिख सकते हैं given resources, with the help of given resources and resources are fully and efficiently employed. resources कैसे होंगे? fully and efficiently employed. Resources are fully and efficiently employed. And the next is resources are fully and efficiently employed. ठीक है. एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी क्या होगी? कांस्टेंट. ठीक है, टेक्नोलॉजी को जो है वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. एंड थर्ड इज द टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर. सो टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीपीसी. सो द पीपीसी को नाउ वी विल डू विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर टू क्लोथ कमोडिटीज़ की बात करें, दिस इज़ द वीट एंड दिस इज़ द क्लोथ्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी. क्लियर. सपोज ई भी ले लेते हैं किस तरह से. दीज आर द कॉम्बिनेशंस. ठीक है, एंड दीज आर द टू कमोडिटीज़ 1 and 2 वीट एंड cloth. So the combination, firstly we are producing wheat 100, then we are producing the cloth, production of cloth is 0. If we want to produce the production of cloth, then मतलब more अगर हमें production cloth का करना है suppose 1, so then we have to reduce the प्रोडक्शन ऑफ वीट. हमें वीट का जो है वो कम करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. द फील्ड साइज ऑफ फील्ड जो है, एरिया ऑफ लैंड जो है, इट इज़ लिमिटेड. इफ़ वी आर ग्रोइंग हाफ कर रहे हैं या एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो दूसरे का तो कम होता जाएगा इस तरह से. क्लियर. सो यहाँ पर आपका 2, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70, यहाँ सपोज 3 40 एंड यहाँ 4, तो यहाँ पर 0. क्लियर. सो जैसे 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 हम जो है वो वीट का प्रोडक्शन क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमें वीट का प्रोडक्शन जो है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. क्लियर. सो अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी. यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 एंड 4. 1 को जो है वो आपका 100 से यहाँ ऐसे करके जो है ये मिलेगा. ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस मैंने नहीं मिलाए हैं. आपका जो है वो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है ये आएंगे. एंड द शेप ऑफ द पीपीसी जो है वो कैसी होगी? कनकेव. ठीक है, दिस विल बी कनकेव. एंड दीज आर, इनको लिखेंगे हम अटेनेबल रिसोर्सेज. दीज आर द, इस पॉइंट के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर जो भी होंगे यहाँ पर, दीज आर द अटेनेबल रिसोर्सेज. कौन से होंगे? अटेनेबल
रिसोर्सेज आउटसाइड द पीपीसी, यहाँ पर कोई भी होगा तो उसको हम बोलेंगे अनअटेनेबल, ठीक है। इनसाइड द पीपीसी ऑल्सो दीज आर द अटेनेबल, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये पीपीसी होगा। हियर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड हियर द क्लॉथ, ओ एक्स एंड वाई, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ द पीपीसी। अगर पीपीसी हमारा शिफ्ट कब होता है, चेंज इन रिसोर्सेज, फर्स्ट इज द चेंज इन रिसोर्सेज, शिफ्टिंग होगी हमारी पीपीसी में, शिफ्टिंग, शिफ्ट पीपीसी, फर्स्ट इज चेंज इन रिसोर्सेज, चेंज इन रिसोर्सेज। सो द चेंज इन रिसोर्सेज में आता है आपका व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, अब इंक्रीज होते हैं रिसोर्सेज तो हमारा पहले पीपीसी यहाँ था, नाउ द पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। और अगर रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड तो इट विल शिफ्ट द लेफ्टवर्ड, ठीक है। रिवीजन क्लास है आपकी, जल्दी हम रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब चेंज टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। तो पहले पीपीसी ये था और एक्स का ही ये बढ़ेगा, एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन द एफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द वाई, वाई कमोडिटी, तो यहाँ पर ये वाई का करेगा, ठीक है। तो ये इस साइड को होगा और ये इस साइड को, यहाँ वाई के लिए एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, यहाँ एक्स के लिए। एंड इफ़ फॉर बोथ द कमोडिटी एफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटी, तो बोथ द कमोडिटी के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ दोनों के लिए ही जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी, क्लियर। नेक्स्ट आता है टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी की टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, फर्स्ट आती है आपकी स्लोप डाउनवर्ड, and the second is production possibility curve is concave to the origin, concave। तो हमें कैसी दिख रही है, concave दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्लोप डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि हम गुड एक्स का जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें गुड वाई का प्रोडक्शन जो है वो क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, स्लोप डाउनवर्ड हो गया। तो ये डाउनवर्ड कनकेव क्यों होता है, कनकेव आपका जो है वो ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन्स व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी देन वी हैव टू रिड्यूस या वी आर रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि एक्स से हम वाई की तरफ, तो क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस द मोर ऑफ द वाई गुड देन वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स कमोडिटी। तो इस तरह से जो है वो हमारा, सो ड्यू टू मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये रहता है। नेक्स्ट आपका देखें, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपका इलुस्ट्रेट करता है आपका जो मतलब इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है वो इसमें सॉल्व होंगी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक आपका कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हमने बोला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट, ठीक है। क्या है ये, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट की बात करें, सपोज कि वन पर्सन इज डूइंग जॉब नाउ ऑन 20,000 सैलरी, ठीक है, बट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी
ऑन द 50,000, तो वो कहाँ शिफ्ट होगा 50,000 में, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट कि मतलब इसको सेक्रीफाइस कॉस्ट भी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस किसका किया 20 का, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 20। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 50 का जो होगा वो आपका 30,000 होगा। दैट मीन्स 30,000 जो होगा वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो द नेक्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टू आपका जो है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बताते हैं, एक मिनट। MOC का द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है यहाँ पर, लॉस ऑफ आउटपुट गुड वाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ लॉस वाई का, ठीक है, लॉस ऑफ वाई, यहाँ वाई आएगा, एंड गेन ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, आई होप ये जो है वो इतना सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता संतुलन, और क्या बोलते हैं हिंदी में, उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। सो हु इज़ द कंज्यूमर, पहले तो कंज्यूमर है कौन, मतलब उपभोक्ता कौन है, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करता है। तो फर्स्ट आता है हु इज़ द कंज्यूमर, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड इज यूटिलिटी, यूटिलिटी उपयोगिता है क्या, यूटिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ गुड विच सेटिस्फाई आवर वांट्स, क्या है ये, क्वालिटी ऑफ गुड है, क्वालिटी ऑफ गुड, किसी वस्तु की ये क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ गुड विच सेटिस्फाई आवर वांट्स, विच सेटिस्फाई आवर वांट्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बात करें तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, तो इसको मेजर करते हैं टू में। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी और सेकेंड इज ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल में हम क्या देखते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट में वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर, लाइक आपका 1 2 3, इस तरह से हम नंबरिंग में इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो था वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो आपका मार्शल ने जो है वो ये दिया है, ठीक है। तो मार्शल ने, उन्होंने जो है वो, मार्शल हिक्स ने ये कार्डिनल और ये ऑर्डिनल का जो है वो कंसेप्ट दिया है। एंड हिक्स ऑन द अदर हैंड साइड, तो सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड, ये जो है वो आपका कार्डिनल का मार्शल आ गई और ऑर्डिनल का आपका हिक्स। तो मार्शल ने क्या बोला है कि इनको जो है वो हम कार्डिनल नंबर में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर लाइक 1 2 3, एंड द ऑर्डिनल कंसेप्ट इज मेजर्ड विद द सेटिस्फेक्शन कैन बी ओनली बाय द रैंक्ड, मतलब कि यहाँ पर हम 1 2 3 नहीं बट कि सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं हाई लो मीडियम, ठीक है, कि मतलब इस कमोडिटी से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे हमें कम मिल रही है। बट मार्शल ने क्या बोला है कि उसको हम मेजर कर सकते हैं कि इससे 2 मिली, इससे 4 मिली, ठीक है। बट यहाँ पर बोला है कि रैंक इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, मतलब कि रैंक में जो है वो इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, और ये किसने दिया है, तो ये याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो द यूटिलिटी जो है इट हैज़ टू टाइप, आपका अगर बात करें तो फर्स्ट आता है, और यहाँ पर लिखते हैं यूटिलिटी, फर्स्ट इज टोटल एंड मार्जिनल, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। टोटल कंजम्पशन
ठीक है, इट इज़ द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, इसमें से आपका ऑल यूनिट से, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी। ये क्या है आपकी, मतलब जब हम एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी, और ये सबसे, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 + 2 + 3 + 4 इन सब से जो यूटिलिटी मिल रही है, सो दैट विल बी द टोटल। और यहाँ वन से के वन मतलब पहले वन कंज्यूम की फिर सेकंड वाली, तो वन और सेकंड का जो ये गैप कितनी उससे हमें यूटिलिटी मिली, तो वो होगी आपकी मार्जिनल। मतलब इसको हम फॉर्मूला लिखता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन होता है, ठीक है। द अनदर फॉर्मूला इज मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका होगा डेल्टा टी यू, ठीक है। मार्जिनल का जो है वो आपका, और टोटल का तो क्या होगा, टोटल का तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा आपका कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी को हम लिख सकते हैं सिग्मा एम यू, ठीक है। और चेंज एम यू का मतलब चेंज इन टोटल डेल्टा टी यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू जो भी है आपका, तो वो आएगा। तो मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। और सेकंड द अदर फॉर्मूला इज डेल्टा टी आपका एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वन, एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, तो ये आपका इसमें ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम। हियर द कॉम्बिनेशंस, यहाँ पर आपका COM लिख दिया, ठीक है। कॉम्बिनेशंस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, क्लियर। सपोज द टोटल यूटिलिटी इज 100 190 270 340 एंड 400, ठीक है। अदर कुछ भी ले सकते हैं आप। मार्जिनल जो है वो कैसे आएगी, टी यू एन माइनस वन 190 मतलब 100 जो है वो आपका पहले तो ज़ीरो माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस ज़ीरो, मतलब यहाँ जो है वो आपकी 100 आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी 90, इसी तरह से 80 70 एंड 60, ठीक है। डेल्टा के साथ भी मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला TUN-1 या मार्जिनल इज इक्वल टू डेल्टा टी टोटल यूटिलिटी डेल्टा क्यू, तो ये कॉम्बिनेशन ये वाले, ठीक है। डिवाइड में तो आपका 1 ही आएगा। डेल्टा यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ आपका 90, तो आपका ये 90 फर्स्ट वाले के लिए कितना हुआ 100/1 का ही, तो आपका जो है वो 100। इसी तरह से सेकंड के लिए 80 ये आपका 80, तो इस तरह से जो है वो आपका दोनों फार्मूला की विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यू कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट इज द डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर टोटल और मार्जिनल की बात करें तो आपका अलग अलग डायग्राम में बनाते हैं। मार्जिनल जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है, और आपका टोटल जो है वो इस तरह से। मार्जिनल में 8 6 4 2 0 -2 कुछ इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और ये जो है वो आपकी क्या होगी, टोटल जो है वो बढ़ेगी 18, इसके लिए 18, और आपका 20 20 एंड 18, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप ये इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये टोटल यूटिलिटी इज़ नाउ इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग 6 4 इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट, इट इज़ इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट, दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी, दिस इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। OX एंड OY एक्सिस है, यहाँ पर X यूनिट है और यहाँ पर आपका TU एंड MU आएगा, ठीक है, यहाँ पर OY पर। तो यहाँ पर व्हेन द टोटल, इसका जो आपका
रिलेशनशिप भी देख लीजिए यहीं पे, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इट विल बी ज़ीरो। क्लियर। सो द ये ज़ीरो होगी, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है? ज़ीरो। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। ये क्या हो रही है? आपकी डिक्लाइन ही हो रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं। एंड इट व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम 20, देन इट इज़ ये क्या है? ज़ीरो है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट स्टार्ट टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइन एंड देन द मार्जिन यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये स्टार्ट डिक्लाइन स्टार्ट होना होगी है, और ये क्या होगी? आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है। सो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। क्लियर। सो नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, तो ये तो हो गया आपका रिलेशनशिप भी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को जो है वो कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज अ फंडामेंटल लॉ, एंड लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, मतलब कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट्स को जैसे जैसे कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है? डिक्लाइन होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको बोलते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी implies that the total utility will increase only at a diminishing rate. So there are two basic assumptions. assumptions की बात करें तो अजम्पशंस आती है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड। मतलब आता है आपका कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब ये है कि आपका जो है वो कंप्लीट यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। जैसे एक कप ऑफ टी हो गया, ठीक है, नॉट अ स्पून ऑफ टी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सेकेंड है आपका कमोडिटी, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। कंटिन्यूस कंजम्पशन का मतलब कि इफ़ यू आर कंज्यूमिंग वन कमोडिटी टुडे या वन चपाती टुडे एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 आवर या आफ्टर 3 आवर या टुमारो, तो उस तरह से नहीं होगा। कंटिन्यूसली आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो जितनी आपको प्यास है 2-3 ग्लासेस जो है वो आपने अभी ही पीने हैं। ठीक है। सो द इस तरह से जो है वो आपका कंजम्पशन कंटिन्यूटी में होना चाहिए, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए कंप्लीट, मतलब उसको जो है वो आप इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है आपका। तो वो होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। इसका देखें तो आपकी जो मार्जिनलिटी है वो इस तरह से डिमिनिश करती है। ठीक है, जैसे जैसे कंजम्पशन जो है वो किसी कम्युनिटी का इंक्रीज़ करते जाएंगे, यूटिलिटी जो है वो उसकी डिक्रीज़ होती जाती है। सो द नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो है वो अब इक्विलिब्रियम में कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गेट्स मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? वेयर कंज्यूमर, इट इज़ दैट सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कहाँ? मैक्सिमम, जहाँ पर उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्लियर। सो द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर in such a manner that he maximizes the total satisfaction. Clear. So assumption relating to the consumer equilibrium, assumptions की अगर हम बात करें
तो अजम्पशंस में फर्स्ट आता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर जो रैशनल है, मतलब कि रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये है कि ही वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑन द गिवन प्राइसेस एंड गिवन पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टू कार्डिनल यूटिलिटी। हम कार्डिनल की बात करें, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी, तो कार्डिनल यूटिलिटी मतलब कि यूटिलिटी को जो 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजरेबल है। एंड द थर्ड इज इनडिफरेंट यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होगा, ठीक है। यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द अनदर कमोडिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, the utility of one commodity is independent from the another commodity. And the fourth is marginal utility of money is constant। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, marginal utility of money is क्या है, कांस्टेंट है। द मार्जिनलिटी ऑफ मनी मतलब कि मनी की मार्जिनलिटी को हम जो है वो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये अजम्पशंस है। तो नेक्स्ट है आपका मार्जिनलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। किसके थ्रू? विद मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर? तो उपसीमांत उपयोगिता की हेल्प से, तो मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से हम करें तो फर्स्ट आता है आपका व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, ओनली वन कमोडिटी कंज्यूम्ड। जब एक ही कमोडिटी कंज्यूम की जाती है। और दूसरा हम करेंगे व्हेन टू आर मोर देन टू कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। सो इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, तो वन कमोडिटी में देखें तो कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनलिटी ऑफ द मनी एंड मार्जिनलिटी ऑफ द कमोडिटी। अब इसमें वन कमोडिटी केस में अगर हम बात करें तो हम तीन चीज़ें इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट मतलब कि यूटिलिटी डिपेंड कर रही है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। एंड द थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? ये तीन पॉइंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कुछ नहीं है, वर्थ ऑफ रुपी है कि आपको उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज आपका जो है वो हम इसमें देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल के हेल्प से जो है वो वन कमोडिटी केस में, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ कमोडिटी एक्स के लिए अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी देखें और साथ में हम जो है वो मार्जिनलिटी ऑफ और मनी की मार्जिनलिटी दोनों का जो है वो मतलब इक्विलिब्रियम की ही बात करते हैं अगर हम, तो हमारा इस तरह से सपोज द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज 5 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से हमें मार्जिनलिटी मिल रही है 4। क्लियर? सो यहाँ पर हम देखते हैं सपोज यूनिट्स कहाँ हो गया ये, वेट, यहाँ यूनिट्स और यहाँ MUX और यहाँ MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये आपका आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो यूनिट्स में 1 2 3 4 सपोज इस तरह से हैं। यूटिलिटी ऑफ
कमोडिटी एंड मार्जिनलिटी ऑफ मनी। सो यहाँ हम देखते हैं सपोज 20, यहाँ 18, 16, 8, 0 एंड -5। ये आ गया मार्जिनलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, मार्जिनलिटी जो है वो आपका मनी की यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो इज इक्वल टू 2 है एंड द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो 4 है। ऐसे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 10। 20 है ना, ये देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ मनी, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स मनी की। तो एम यू एक्स 20 है, प्राइस जो है वो 2 है तो 10। अगले के लिए 9, 8, 4 एंड नेक्स्ट जो है वो आपका डिवाइड बाय ये 0 एंड आपका -2.5 आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका मनी वर्थ ऑफ मार्जिनलिटी व्हेन 2 यूटिल्स इक्वल टू ₹1, मतलब कि आपका मार्जिनलिटी ऑफ मनी जो है वो इस तरह से। अब हमारा देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कंज्यूमर कहाँ पर होगा। इक्विलिब्रियम में जो आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो कंडीशन की बात करें तो पहले हम देखते हैं कंडीशन। तो कंडीशन फॉर द एम यू एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ इक्वल टू एम यू एम। तो देखते हैं एम यू एक्स एम यू एम के बराबर होना चाहिए। एम यू एम कितना हमारा 2 है तो 8 एम यू एक्स डिवाइड बाई 4 एम यू एम, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, और तो इसका आना चाहिए हमारा 4 में। तो ये 4 में जो है वो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर जो है वो प्राइस ऑफ या फिर आपका प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो प्राइस जो है वो आपका कितना है 4 है, या फिर प्राइस भी क्या हो गया 4 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो आपका इसको जो है वो हम इस तरफ तो आपका जो है कितना आएगा एम यू एम, मतलब आपका 2 4 2 8 8 8। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ये वाला इक्विलिब्रियम में आएगा। क्लियर। सो द आपका यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज़ द 4 ये और इस तरह से। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये मार्जिनलिटी ऑफ एक्स जो है वो डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका एम यू एक्स एम यू एम जो है वो एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा ये भी होती है प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो द फॉर द वन कमोडिटी केस क्या किया हमने, मेन आपको याद रखने वाला क्या है कि इसका एम यू एम का फॉर्मूला इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, मार्जिनलिटी ऑफ एम और मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इन द वन कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम करेंगे 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस में क्या होगा कि आपका एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बाय। ठीक है, इस तरह से जो है ये होगा। तो ये 2 कमोडिटी केसेस का फॉर्मूला है। क्लियर। मार्जिनलिटी ऑफ मनी एंड दिस। नेक्स्ट हम करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केसेस। तो ये आ गया आपका 2 कमोडिटी केसेस, 2 कमोडिटी केसेस। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्लियर। सो द 2 कमोडिटी केसेस में अगर हम बात करें तो इसकी डिफाइनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से आपका ये आपकी यूनिट्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर मार्जिनलिटी ऑफ एक्स सपोज 25 20 15 10 एंड 0। क्लियर।
एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो आपका सपोज 30, 26, 10 एंड 2 एंड 0, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के लिए इतना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो है वो वाई के लिए इतना है। तो यहाँ पर कंडीशन है पी एक्स जो है वो इक्वल टू पी वाई हो, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई हमने लाना है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई जो है वो लाना है, या तीसरी कंडीशन एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। इस तरह से हम कोई भी इसमें जो है वो देख सकते हैं। क्लियर। सो एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई जो है वो कहाँ पर होगा, तो टू कमोडिटी केसेस में जो है वो पहले तो हम बात करें कि टू कमोडिटी केसेस में जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेवरल कमोडिटीज़ पर जो स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी, इक्व मार्जिनल यूटिलिटी। So law of equal marginal utility states that the consumer strikes his equilibrium when the last rupee is given him equal marginal utility whether he spend it on a good x या y। मतलब कि उसको जो लास्ट रुपीज़ है ना वो दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर हो। मतलब कि लास्ट वाला रुपीज़ अगर वो यहाँ खर्च कर रहा है तो इस कमोडिटी में वो कहाँ खर्च करेगा, यहाँ। तो दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, 10-10 तो बराबर होगी, ठीक है। तो ये बताता है कि लॉ ऑफ सम सीमांत उपयोगिता का नियम ये बताता है कि कंज्यूमर का जो संतुलन है वो वहाँ पर होगा जहाँ पर वो अपने मतलब गिवन इनकम को इस तरह से जो है वो टू कमोडिटी पर स्पेंड करेगा जिसमें कि लास्ट रुपीज़ से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका पॉइंट जो है वो कौन सा आएगा, 10 मतलब कि 4 वाला, यहाँ पर 10 इस यहाँ पर ये वाला, और यहाँ मार्जिनल ऑफ वाई इतनी और ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। डायग्राम जनरली देखें तो डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब ये इस तरह से ऐसे और ये ऐसे, और ये आपका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यहाँ पर गुड एक्स गुड वाई। क्लियर। यहाँ कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई। सो द नेक्स्ट इज, इसमें अब इतना है और अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, सपोज अगर हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई है ये। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इन दिस कंडीशन कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, नाउ ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, देन द आपका एक्स का कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज होने से जो है वो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल फॉल। मतलब जैसे जैसे कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं तो यूटिलिटी कम होती है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल फॉल एंड इट विल बिकम, मतलब दोनों फिर क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू जो है वो किसके ऊपर आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल डिवाइड बाय पी वाई, ठीक है। और अगर ये ऐसे होगा तो वी का कंजम्पशन बढ़ाएगा, और अगर ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो वो मतलब जब कंजम्पशन बढ़ाएगा तो यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ द यूटिलिटी। तो जनरली हम बेसिक लिमिटेशंस की बात करें तो यही है हमारी लिमिटेशंस में कि जो हमारी अजम्पशन मतलब कि कार्डिनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डिनल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस कमोडिटी से हमें 2 या 4, 6 इस तरह की यूटिलिटी मिली। इसीलिए हिक्स ने जो अब आगे कंसेप्ट दिया है जिसको कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं, तो वो हम जो है वो आगे क्लास में करेंगे, हिक्स का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। ओके तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में जो है वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे। माइक्रो जो है वो हम 3-4 क्लासेस में इसको जनरल जो हमारा बेसिक सा है पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। आपको पता है दूसरी हमारी जो क्लासेस हैं विद द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो है वो चल रही हैं, एमसीक्यूज़ भी चल रहे हैं, बीएड पोर्शन के लिए भी एमसीक्यूज़ और क्लासेस चल रही हैं। तो कंटिन्यूस जो है वो इसी तरह से बने रहिए और क्लासेस को फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।